नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। पीएम सीरीज पे हमारा बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री एक्सप्रेस की हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते हुए क्रम में हमने देखा था सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। फिर हमने देखा था कि जब 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद जो देश की बागडोर है वो लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आई थी। परंतु 1966 में ही महज 1.5 साल के अंदर ही ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो देश की अगली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनती हैं। और 1977 में आपातकाल के बाद हमने देखा कि पहली बार भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, जनता दल की सरकार। और जनता दल की सरकार को जो लीड कर रहे थे वो थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्योंकि एक गठबंधन पार्टी को लीड कर रहे थे तो ऐसे में हर किसी को यही लगता था कि वो पीएम पद के लिए योग्य प्रत्याशी वो ही पर्सन है, राइट। ऐसे में जो सरकार में आपसी कलह होती है और सरकार में आपसी कलह के बाद जो है टूटती है सरकार और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। चौधरी चरण सिंह पीएम बन के आपके सदन को फेस भी नहीं कर पाते कि सरकार उनकी गिर जाती है और फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद हमने चर्चा की कि कैसे कुछ घोटाले में जब राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगने लगे, जैसे बोफोर्स घोटाला हो गया, राइट। तो उसके बाद देश की बागडोर वीपी सिंह के हाथ में आती है और वीपी सिंह के बाद हमने देखा चंद्रशेखर अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब आज के प्रधानमंत्री यानी पीवी नरसिम्हा राव के बारे में हम और आप बात शुरू करें इसके पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है। यदि अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से 1 सिलेक्शन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता आया है। ये 50% ऑफ है, लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, जिसमें आरंभ बैच है 1 वर्ष का और फाउंडेशन बैच है 2 वर्षों का। और इस बैच की शुरुआत हो रही है 29 जून से। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो अन अकेडमी आपको 100% फी रिफंड की अश्योरिटी देता है। ये मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है 2023 के लिए, जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी मेंस की जो तैयारी है उसको और बेहतर दिशा दे सकते हैं। फिर ये यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है। आरंभ फाउंडेशन बैच जो आईएएस 2024 और 2025 के बच्चों के लिए है, 29 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। यदि आप इसमें एनरोल कराना चाहें तो आप इसमें MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करना ना भूलें। लक्ष्य बैच अगेन ये 22 जून से शुरू हो चुका है और यदि इसमें भी आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, सोशियोलॉजी, ये है। ये ऑप्शनल बैचेस के बारे में अगेन जानकारियां हैं कुछ, ठीक है। तो यदि आप इसमें इनमें से किसी में भी एनरोल कराना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करना ना भूलें। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के साथ। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाए, IR में कहा जाए, या भारत को नई दिशा देने के संबंध में कहा जाए, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या जो हमारे भारत से विदेशी संबंध हैं, विदेशी संबंधों के संबंध में देखें तो PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं एक एक एक, एक वाटर मार्क जो है कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि जो इनके द्वारा किए हुए रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उनकी चर्चा कहीं ना कहीं आज की भी जो भारत की इकोनॉमी है ना वो कहीं ना कहीं उन्हीं जो मूल्य बने थे उसी के हिसाब से रन कर रही है। इसके साथ साथ जो इनका फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन रहा वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसके बिहाफ पे हम आज भी इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर देश के इंटरनल मैटर्स में भी कहा जाए तो इन्होंने कई सराहनीय प्रयास किए हैं। तो PV नरसिम्हा राव के बारे में समझने से कहीं ना कहीं हमारी जो IR की जो पॉलिसी है, जो हमने देखा था कि नेहरू के समय नाम से चली हुई पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति के बाद कैसे जो है 1971 में जो है भारत और सोवियत संघ सैन्य समझौता हो जाता है। उसके बाद फिर बांग्लादेश का मूवमेंट, इसके बाद जो PV नरसिम्हा का राव का समय है जिसमें आसियान के साथ संबंध बनेंगे भारत के, तो वो क्या ये रिलेशन है, इसके लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो हमने देखा था कि जब भारत अपनी विकास यात्रा शुरू कर रहा था
तो नेहरू ने जो पॉलिसी सोची थी, या नेहरू जिन सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ रहे थे, या कहें कि लाल बहादुर शास्त्री या जो इंदिरा गांधी हैं, जब उन्होंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया, तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट यानी सामाजिक आयाम था ना, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव था, वो आगे बढ़ रहा था। फिर क्या ऐसे क्राइसिस हो गए जिसकी वजह से भारत को चंद्रशेखर का काल याद करिएगा, आते आते वो टाइम भी आ गया था कि भारत को अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ गया था। अब उस क्राइसिस से निकाल के भारत को इस कंडीशन में लाना जहां पे हम और आप डबल इंजन की ग्रोथ की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार है, तो इस जीडीपी पे हम कैसे धीरे धीरे पहुंचे, ये बहुत क्रूशियल है। 1991 ये जो इनका समय है, आपके पीवी नरसिम्हा राव का, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द इकोनॉमिक पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम इट, द इंटरनल reforms which has been performed by him is also crucial to discuss when we have to form the policy, when we have to see the policy formulation of India, right? So one by one let's begin. लेकिन इसके पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, पहले जो है प्रारंभ से समझते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो जीवन की विकास यात्रा है वो कैसे कैसे शुरू की, फिर कैसे इनका पॉलिटिक्स में आना हुआ, और अचानक फिर ये देश के प्रधानमंत्री कैसे कैसे बने, और फिर उनके रिफॉर्म्स के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के साथ। यदि प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 28 जून को हुआ था 1921 में। तेलंगाना के रहने वाले थे, ठीक है, और तब जो है तेलंगाना हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। इसके जो है नरसंपेट मंडल के लखनेपल्ली गांव में एक तेलुगु नियोगी ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब पिता का नाम देख लीजिए, पिता इनकी सीताराम राव और माता रुक्माबाई थी, दोनों कृषक थे। बाद में क्या होता है, बाद में इनको गोद ले लिया जाता है। किसने गोद लिया था, इनको गोद लिया था पामुल परथी और रुक्मीना अम्मा ने इनको जो है अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था। याद करिएगा, हमने देखा था वीपी सिंह को भी जो राजा मांडा थे उन्होंने गोद लिया था। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा होता है तो उसमें भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद 1957 से लेकर 77 तक, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि यानी अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनके जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो लगभग 1957 से हो रही है, जब ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा से चयनित होकर काम करना शुरू कर रहे हैं। आगे देखिए कि जब 1962 का समय था, 1962 यानी अगर आपको याद हो तो ये वही समय है जब भारत और चीन युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो 1962 से लेके 1973 तक, यानी जब इंदिरा गांधी का सरकार था, यानी नेहरू से लेके इंदिरा तक, ये जो समय 1962 से 73 तक, ये आंध्र प्रदेश में कई सारे मंत्रालयों के, यानी बहुत सारे राज्य के मंत्रियों के जो है पोर्टफोलियोज देख रहे थे। विभिन्न जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी उसमें कई मंत्रालयों पे इन्होंने देखा, और बाद में ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 1971 में ये क्या है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने भूमि सुधार आंदोलन पे बहुत काम किया। अगर आपको पता हो तो जब हम नेहरू जी की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था वो इसी मुद्दे पे किया गया था, भूमि सुधार मुद्दे पे, राइट। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भूमि सुधार मूवमेंट पे एज अ चीफ मिनिस्टर इन्होंने बहुत काम किया था। इसके बाद देखिए इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही निचली जातियों के लिए आरक्षण हासिल कर मतलब निचली जाति कहे तो आंध्र प्रदेश की निचली जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था पे भी काम किया था, राइट। और अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का सिंपल मतलब है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का मतलब कि जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, बल्कि सामाजिक निर्बंधनों की वजह से अगर कोई समाज में पीछे छूट गया है, तो ये दायित्व है उन लोगों का जो समाज में आगे की तरफ है कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट करके समाज में एक इक्वलिटी लाई जाए, राइट। जैसे हमारी जो प्रस्तावना के जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं यही है ना, समानता और न्याय, बंधुता। तो समानता कब होगी, जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह की समानता हमें मिल जाएगी। तो इसी के टर्म्स में हम अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, हमारी जो भारत सरकार है वो लेके उन्हीं नियमों पे काम करती है जिससे एक
इक्वल सोसाइटी का निर्माण हो जाए। तो बहरहाल आंध्र प्रदेश में एक इक्वालिटी लाने के लिए, इक्विटी बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए ये आंध्र प्रदेश में निचली जातियों के लिए आरक्षण भी लेके आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो इनका जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं राज्य से हुई है। राज्य में पहले तो इन्होंने कई मंत्रालय भी देखे, सदस्य भी रहे और बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ये तो इनका बेसिक जो शुरुआत है वो है। इन्हीं के समय जब ये आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं तो उस समय एक मूवमेंट चलता है, तो कहते हैं जय आंध्र मूवमेंट। जय आंध्र मूवमेंट चलता है जिससे आंध्र प्रदेश राज्य में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है और इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से राष्ट्रपति ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और राष्ट्रपति शासन अगर हम समझे तो 3 तरह के राष्ट्रपति शासन, यानी एक तो 352 वाला राष्ट्रीय आपात है ना, फिर 356 जिसको हम संवैधानिक फेल्योर के लिए जब राज्यपाल अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद 360 वित्तीय आपात जो कि भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 356 का एक्सरसाइज करते हुए, अभ्यास करते हुए जो राष्ट्रपति महोदय रहते हैं वो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। तो ये तो था इनका राज्य में इन्होंने किस किस तरीके से काम किया है। अब राज्य के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पीएम कैसे बन जाते हैं। सबसे पहली बात, ये पहले ऐसे पर्सन हैं जो नेहरू गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, नेहरू गांधी परिवार के सदस्य नहीं थे। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ना होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राइट। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति जो नेहरू गांधी परिवार के नहीं है। सेकंड चीज, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो साउथ इंडिया से भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अभी साउथ इंडिया में हमने देखा कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं था ना, प्रधानमंत्री कोई साउथ इंडियन नहीं हुआ। तो पहले ऐसे साउथ इंडियन और पहले ऐसे नेहरू गांधी परिवार के अलावा व्यक्ति जो कांग्रेस परिवार से या कांग्रेस मतलब पार्टी से भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है। तो बने कैसे प्रधानमंत्री, क्या था पूरा सिनेरियो, ठीक है, समझते हैं जरा। देखिए होता क्या है कि यदि कल की क्लास को थोड़ा सा लिंकअप करें तो हमने देखा कि उस समय राजीव गांधी जो है 89 का जो चुनाव था, 1989 का चुनाव, जब वो हार जाते हैं तो पूरी कोशिश ये होती है कि हम कम बैक करें। राजीव गांधी की पूरी ऐसी कोशिश होती है कि कम बैक करें। और उस समय एक ऐसे पर्सन जिनके पास महज 64 सांसद थे वो कांग्रेस के समर्थन से कहीं ना कहीं सरकार बना लेते। तो हमने देखा उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चंद्रशेखर। अब कहीं ना कहीं राजीव गांधी के घर के पास ऐसा देखा गया कि कुछ पुलिस वाले मिले हैं, अब क्यों थे वो पता नहीं चला। तो ये कहा गया कि ये जो है ये राजीव गांधी की जांच करा रहे हैं। और इसी कंडीशन में राजीव गांधी ने अपना समर्थन ले लिया था। और जो राजीव गांधी के समर्थन लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई और चंद्रशेखर जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि राजीव गांधी अपने चुनाव प्रचार करने के लिए तमिलनाडु जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते हुए उनकी हत्या हो जाती है। अब याद करिएगा वो दौर कि एक बार इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सारी की सारी सिंपैथी मिली थी राजीव गांधी को और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब ऐसा ही कुछ सिनेरियो फिर से हो रहा है कि अब फिर से जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत हासिल करती है, मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद समस्या ये हो गई थी कि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस की तरफ से अगला प्रधानमंत्री प्रत्याशी कौन हो उसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। कहा जाता है कि 1991 के समय जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो एक्चुअली राजनीति से रिटायरमेंट लेने का पूरा मन बना चुके थे और वो वापस जा रहे होते हैं। और उसी समय कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों से ऐसी भी खबर आई कि किसको फिर प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्या किया जाए। और उसी समय जब ये वापस जा रहे होते हैं तब इनको फिर से बुलाया जाता है और कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इन 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 कुछ मतलब सिनेरियोज में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, राइट। तो जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़े होते हैं, आम चुनाव में तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया ये तो भाई रिटायरमेंट ले चुके थे और इन्होंने मन बना लिया था कि अब तो मैं जा रहा हूँ। तो ये जा रहे होते, तो जब आम चुनाव में क्योंकि इन्होंने भाग नहीं लिया था और प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल का नेता है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। तो एक सीट खाली हुई थी तो नदियाल नाम की जगह पे एक सीट खाली हुई।
तो वहाँ पे उपचुनाव हुए। उपचुनाव मतलब कि चुनाव होने के बाद अगर कोई रिक्ति हो जाती है तो फिर से जब चुनाव कराए जाते हैं तो उसको उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में इन्होंने भाग लिया। कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड 5 लाख मतों से, 5 लाख वोटों के अंतर से जो है जीत हासिल की। इतने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने की वजह से ये जो जीत है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो इतनी भारी जीत से ये चुने जाते हैं और चुनने के बाद अब देश की बागडोर आ जाती है हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जो सक्रिय राजनीति में भाग लेने की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से हुई। आंध्र प्रदेश से इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया, वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री बनने के दौरान इनके समय में राष्ट्रपति शासन भी लगा। और फिर देखा हमने कि क्या क्या वो सिनेरियोज थे, राजीव गांधी की हत्या और जो राजनीतिक गलियारों में सारी बातें चल रही थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब शुरू होती है इनकी अग्नि परीक्षा। देखिए जैसे जो मेन मुद्दा है वो यही है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। तो देखिए था क्या, पहले हम जरा भारत की स्थिति समझते हैं। देखिए जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत एक ऐसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, एक ऐसी आर्थिक प्रॉब्लम में घिरा हुआ था जहाँ पे कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। इवन कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको इस आर्थिक आपात की खबर नहीं थी। चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वीपी सिंह हो या चंद्रशेखर, सबको पता था कि राजनीतिक समस्याओं में घिरते हुए देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। अब देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा था और इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि 2 हफ्ते के निर्यात मतलब 2 हफ्ते के आयात के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, एक लाइन में समझें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार, सपोज करो कि मुझे दूसरे देश से कुछ लेना है तो बिल देना पड़ेगा ना, पैसे देना पड़ेगा। तो 2 हफ्ते का भी बिल चुकाने का भारत के पास पैसा नहीं था। अब होता क्या है कि वैसे तो हम एक कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन फिर भी नेहरू के समय से ये मतलब प्रॉब्लम भारत ने देखी है कि कृषि प्रधान होते हुए भी अपनी कृषि जरूरतों के लिए हम विदेशी खाद्यान्नों पर डिपेंडेंट थे, खरीद रहे थे। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ हरित क्रांति के प्रयास किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अभी भी क्या थे, आयात पे डिपेंडेंट थे। अब दूसरी चीज क्या थी कि इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ठप हो गई थी, पैसे आ ही नहीं रहते। विदेशी मुद्रा तो आपके यहाँ तब आएगी जब विदेश से यहाँ पे निवेश होंगे, निवेश बिल्कुल ठप था। तो अब ये स्थिति आ गई थी कि हमारे पास पैसे नहीं। इवन भारत ने वो क्राइसिस भी देख लिया था चंद्रशेखर के समय में, जहाँ पे हमें अपना सोना भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था, राइट। हमने जो है चंद्रशेखर के समय आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमने अपना सोना गिरवी रखा, जिसके बदले में उन्होंने हमें कुछ राशि दी, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक काम चल सका। बहरहाल ये जब नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं तो अब ये समस्या थी कि अगर 2 हफ्ते के अंदर कुछ सख्त या कुछ टफ मेजर्स नहीं लिए गए तो भारत जो देश है वो दिवालिया घोषित हो जाएगा, राइट। तो 91 का समय जहाँ पे 47 में आज़ाद हुआ देश अब दिवालिया होने की कगार पे आ गया था। तो पूरी समस्या ये इस बात की थी कि अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाएं तो कैसे लाएं और शुरू कहाँ से करें। तो ये सिनेरियोस चल रहे थे। अब ऐसे में नरसिम्हा राव एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो एक आर्थिक जानकार तो हो पर नेता ना हो। नेता इन द सेंस आप समझिएगा कि इनका मानना था कि मतलब ये ना हो कि राजनीति करने लगे, बल्कि एक्चुअल में वो वित्त का विशेषज्ञ हो। कहा जाता है इनका समय वो समय था जहाँ पे पॉलिटिशियंस से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स को महत्व दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाहों को, एक्सपर्ट्स को, ठीक है, उनको महत्व दिया गया बजाय कि पॉलिटिशियन के। तो भारत इस सिनेरियो में था। तो फिर समझा गया कि अब हम किस ऐसे पर्सन को अपॉइंट करें जो भारत को इस समस्या से उबार सके। तो कई नामों पर चर्चा होती है और उस समय एक नाम जो सामने आता था वो था आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के पहले भी गवर्नर रह चुके थे और वित्त के विशेषज्ञ भी थे। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया और कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें अपना वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया और उनसे बोला कि देखो तुम ना
रिफॉर्म पे फोकस करो, कैसे भी करके इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आओ, राजनीति की तुम चिंता नहीं करना, राजनीति मैं संभाल लूंगा, राइट। कहीं ना कहीं वो इस चीज में थे कि किसी तरीके से भारत को इस मुसीबत से तो निकालना है। इसके अलावा भी अगर कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया का नाम आपने सुना होगा, जो पहले योजना आयोग में भी थे, तो उनको भी उन्होंने इस टीम में शामिल किया। और सब लोगों ने सोचा कि कैसे हम भारत को इस सिनेरियो से, इस दुविधा से निकालें। तो देखिए बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। अब उसमें जो सबसे प्राइम रिफॉर्म था और जो सबसे जरूरी चीज़ थी वो था कि भारत में किसी तरीके से हम जो धन है या विदेशी मुद्राएं हैं उसका भंडार बढ़ाएं, अदरवाइज तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तो रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। अब रिफॉर्म की शुरुआत होगी तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। तो देखिए उस समय की अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि किसी भी सेक्टर में, या औद्योगिक सेक्टर की बात करें, किसी भी औद्योगिक सेक्टर में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, जिसको कहते हैं उस दौर में लाइसेंस और परमिट राज। लाइसेंस और परमिट राज बहुत ज़्यादा था। अब लाइसेंस परमिट राज का मतलब समझिएगा कि सपोज करो आपको कंपनी खोलनी है तो भी सरकार का लाइसेंस चाहिए, आपको कंपनी में क्या चीज उत्पादन करना है इसमें भी, आप अपना सामान किसको बेचेंगे उसमें भी, हर जगह पे सरकारी हस्तक्षेप बहुत 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 ज्यादा था। तो ऐसे में ये था कि भाई अगर इतना ज्यादा हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं लोग आपके यहाँ पे उद्योग क्यों ही डालेंगे। तो जरूरी था कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें। दूसरी तरफ हमें लोन की ज़रूरत थी, हमें लोन चाहिए था। तो हम जब भुगतान संतुलन का संकट आता है तो लोन देने की जिम्मेदारी होती है आईएमएफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ये डिमांड रखी कि सबसे पहले अगर आपको आईएमएफ से लोन चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी को उदारीकरण करना होगा, खोलना होगा, ओपन करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा, यानी उसका निजीकरण करना होगा। तो कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने जब अपना, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हैं और अपने पहले बजट में ही उन्होंने भारत को बिल्कुल कह लीजिए बहुत तगड़े में डोज दे दी। अब वो डोज क्या थी, जैसे उन्होंने कई तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की। जैसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि अब हम विदेशी मतलब निवेशकों के लिए भारत का बाजार ओपन कर रहे हैं, वो लोग चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अब निवेशक आपके यहाँ निवेश कब करेंगे, जब आप निवेश की सहूलियत उन्हें देंगे। ठीक, तो देखिए निवेश भारत में दो तरीके से होता है, या किसी भी देश में निवेश दो तरह से होता है। एक को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई। एफडीआई का मतलब है कि कंपनी डायरेक्ट आए, कोई कंपनी आए और आपके देश में मतलब सारा सेटअप वो लगाए, कंपनी खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, तो सब कुछ वो करेगी। और एफपीआई का मतलब होता है कि भारत की ही किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना। तो दोनों जगह पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा कि हम क्या करें, अपनी इकोनॉमी को खोलें, एफडीआई और एफपीआई को परमिशन दे। एफडीआई आएगा तो हमारे देश में अपने आप निवेश भी आ जाएगा और इसके अलावा कहीं ना कहीं विनिर्माण भी होगा, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, और एफपीआई से भी कई सारे जो लोग होंगे वो भारत में निवेश करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, ये जो आर्थिक सुधार था, यही आर्थिक सुधार हम और आप आज तक विटनेस कर रहे हैं। सोचिए कि भारत उस दौर में था जहाँ पे अगर हम आपसे पूछे फोन, तो फोन के नाम पे एक फोन है जहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल है। अब बीएसएनएल है, उनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो कॉम्पिटिटर है नहीं तो उच्च गुणवत्ता ही नहीं आ रही है। तो अब जैसे ही ये सेक्टर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा, एयरटेल, जियो और इसके अलावा जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लें, वोडाफोन, ठीक है, टाटा इंडिकॉम, जब इतने सारी हमारे पास कंपनी होंगी तो ग्राहक के पास चॉइस होगी। ठीक है, ग्राहक के पास चॉइस होगी तो ये हर कंपनी अपनी गुणवत्ता देना शुरू करेगी, यानी कंज्यूमर को फायदा। अब क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, तो जब बड़ा बाजार था तो बाकी लोग भी जो है उत्साहित हुए और बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, रिफॉर्म हो रहा है, तो भारत में निवेशकों की दौड़ लग गई, होड़ लग गई। ठीक, अब इसके लिए दूसरा काम जो उस समय राव और मनमोहन ने एक साथ किया वो ये कि निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाना शुरू किया और लाइसेंस और परमिट को धीरे 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 से हटाना शुरू किया और कई सारी चीज़ों को बाजार पे लाया। राइट, बाजार पे लाने का मतलब है मांग और पूर्ति पे लाया, कि जिसकी डिमांड होगी और आप उसके हिसाब से पूर्ति करिए, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार था तो यहाँ पे मांग होने लगी। जैसे अब मान लीजिए चैनल की बात करें, हमारे पास एक ही चैनल है, दूरदर्शन। ठीक, अब यहाँ पे विश्व के बहुत सारे चैनल्स आ गए, ठीक है, विदेशी चैनल्स ने भी इंडिया में निवेश किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार की, तो कहाँ भारत में एक ही कार थी, आपकी एम्बेसडर कार। आज आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, फोल्ड से लेके आपकी फोल्ड हो गई, इसके अलावा BMW हो गई, जितने भी बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं वो सारे मॉडल्स यहाँ पे आके, भारत पहले से बड़ा बाजार था तो अचानक भारत पे निवेशक की शुरुआत हुई। तो इससे
तीन लेवल पे फायदा हुआ। पहला, सरकारी खजाने में धन आना शुरू हुआ। दूसरा, कंज्यूमर के पास चॉइस बढ़ी कि भाई ठीक है, मतलब मेरे पास ये भी सुविधा है, ये भी सुविधा है। और जो तीसरी बड़ी चीज हुई वो हुई गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, गुणवत्ता बढ़ी। जो नेक्स्ट काम डॉक्टर मनमोहन और राव ने किया, उन्होंने कई सारी जो सरकारी कंपनियां था इनका विनिवेश किया। विनिवेश का मतलब होता है, विनिवेश को इंग्लिश में कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है सरकार अपनी भागीदारी को बेच दे, जैसे कम कर दे। मान लीजिए किसी जगह पे 100% सरकार अपना काम करती है, तो उसमें ये बोले सरकार कि आज से 30% हम फला कंपनी को दे रहे हैं, तो जो उस चीज से 30% का फायदा होगा वो कंपनी लेगी। और कंपनी जब अपने टर्म्स पे रिवाइवल करती हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता ज्यादा मैटर करती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो इस कदर भारत में होते हैं कि कहा जाता है 360 डिग्री टर्न ले लिया भारत ने। भारत जिस मॉडल को फॉलो कर रहा था, सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे हम, कहीं ना कहीं एक क्लोज इकोनॉमी थे। इवन एक ऐसा समय आ गया था कि हमारी जो विकास की दर है ना वो सिर्फ 1 से 2% बढ़ रही थी जीडीपी। अचानक जीडीपी रेट तेज हुई, लोगों को मतलब जो भाई कंपनी खुलेगी तो लोगों को जो रोजगार है वो मिलना शुरू हो गया। ठीक, अब कहा जाता है इस वजह से इनको अपनी ही पार्टी में बहुत सारे विरोध झेलने पड़े इस लाइन पे कि आप नेहरू और जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं आप उनकी नीतियों से डिफर कर रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो राव हैं वो हर बार यही प्रूव करते थे कि मैं उन्हीं लाइंस पे हूँ, उन्हीं नेहरू और इंदिरा गांधी की लाइंस पर हूँ, राजीव गांधी की लाइंस पर हूँ, मैंने उसको ब्रेक नहीं किया। तो खैर ये थे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से अगर हम आज देखें तो हमारे पास आज जो मतलब फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना है कि कहा जाता है 18 महीने का भी बिल भारत चाहे तो भर सकता है, इतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस लिमिट पे है, कहाँ पे, जहाँ पे 2 हफ्ते के लिए भी देने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, तो उस सिनेरियो से भारत को, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से भारत को निकालने वाले थे आपके नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसीलिए एलपीजी मॉडल को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल को हम राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कुछ चीज़ें और देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप सुने होंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो गठन है वो भी इन्हीं के समय पे हुआ है। 1994 में एक कंप्यूटर आधारित व्यापार प्रणाली के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। सेबी का नाम अगर आपने सुना हो, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी अधिनियम और सुरक्षा कानून में संशोधन किया जिससे सेबी को सभी सुरक्षा बाजार मध्यस्थों को पंजीकृत करने और विनियमित करने का अधिकार मिला। टैरिफ को औसतन 25% घटा दिया। टैरिफ मतलब होता है टैरिफ और कोटा बैरियर। जैसे टैरिफ बैरियर का मतलब कोई चीज़ मान लो हमारे यहाँ आए और वो 100 रुपये का है, 100 रुपये का कोई चाइनीज सामान है, जो चाइना 100 रुपये में हमें बेच रहा है। अब हम 100% का उस पर टैरिफ लगा दें तो 100 रुपये का सामान और 100%, तो 100 रुपये और इतना हो जाएगा टैरिफ, तो 200 का हो जाएगा। तो भाई इतना महंगा होगा तो बाजार में उसकी डिमांड नहीं होगी। तो टैरिफ को लगभग इन्होंने 85% से घटाकर 25% कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो कोटा बैरियर है, कोटा बैरियर मतलब होता है इतना ही तुम सामान हमारे यहाँ बेचोगे, उसको भी कम कर दिया। यदि आप देखें तो एफडीआई के लिए, एफडीआई मतलब जो फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रियाओं को ईज किया और 35 उद्योगों में जो है विदेशी भागीदारी की सीमा के भीतर स्वचालित रूप से परियोजनाओं को मंजूरी दी। एफडीआई का मतलब होता है जहाँ पे वो लोग प्रत्यक्ष आके निवेश करें, और इसके लिए निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाने की शुरुआत हुई आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे, जिसकी वजह से भारत आज भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम देखा जाता है। मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ये तो था इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब जरा आगे चलते हैं कि और क्या क्या चीज़ें भारत ने देखी। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और संकट प्रबंधन में इनका क्या क्या योगदान है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा करते थे, ब्यूरोक्रेट्स पे ट्रस्ट करते थे। अब कहा जाता है कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर राव हैं इनको ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान जो है कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना रहा है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, इनको लगता है कि ये ज़रूरी है कि हमें अगर बैलेंस ऑफ पावर बनाना है। देखिए 62 में चीन से युद्ध हो चुका था, पाकिस्तान ने 65 में, 71 में हमारा युद्ध हो चुका था। तो
जो है ये ज़रूरी था कि हम भी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखें। यानी अब बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए क्या करें, क्या परमाणु परीक्षण करें? तो परमाणु परीक्षण क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ऑलरेडी हो चुका था, अब उसको सशक्त करने की जरूरत थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो है परमाणु बम आप हाथ में लेके जाके वहां पे फोड़ देंगे किसी देश में, आपको उसको ले जाने के लिए कैरियर की जरूरत होगी, हाइड्रोजन बम की जरूरत थी, ठीक है, इस तरह की जो नए नए रिफॉर्म्स थे उसकी जरूरत थी। इसके लिए इन्होंने ट्रस्ट किया जिस पर्सन पे, जिसको जो जो आप सब लोगों के फेवरेट होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राव बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो डीआरडीओ की कमान अब तुम्हारे हाथ में हम सौंप रहे हैं। अब डीआरडीओ में जाकर तुम्हारा ये काम होगा कि भारत को एक परमाणु संपन्न बनाओ और कहीं ना कहीं जो परमाणु हथियार के करियर हैं उन पे काम करना शुरू करो, हाइड्रोजन बॉम्ब्स पे काम करना शुरू करो। द विंग्स ऑफ फायर जो अब्दुल कलाम की जो बुक है, बायोग्राफी है, उसमें डॉक्टर कलाम इस बात की चर्चा करते हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, वो एक विजनरी लीडर थे, उनको पता था कि जो है आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस पर इन्होंने उसी समय से बल देना शुरू कर दिया था। मतलब 1992-93 में ही इन्होंने इस पर काम करवाना शुरू कर दिया था। अब होता क्या है कि जब डीआरडीओ में डॉक्टर कलाम पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया। आपने सुना होगा ना, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी बनाया। तो जब पृथ्वी बनाई तो उसकी जो रेंज थी, रेंज मतलब समझते होंगे, रेंज मतलब होता है कितनी दूरी तक मार करेगी, ठीक है। तो पृथ्वी की जो मारक क्षमता थी वो लगभग पाकिस्तान को कवर कर रही थी। फिर राव, मतलब जो आपके प्राइम मिनिस्टर राव हैं, उन्होंने बोला कि इसको हमें और बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं चाइना भी तो अपना शत्रु ही है। फिर अग्नि मिसाइल लाते हैं। अग्नि अग्नि लाने के बाद हाँ ये देखा गया कि चाइना के भी कुछ पार्ट को कवर कर लिए। तो इसी इसी कंडीशन में फिर आपने देखा कि मतलब पृथ्वी अग्नि, इसके फिर बाद में वेरिएंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि अब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अब इसको आईसीबीएम बनाएं, है ना, ये एसआरबीएम बनाएं। तो जो भी है पर शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं के समय हुई। तो जो अग्नि मिसाइल का हो गया या पृथ्वी पृथ्वी का जो टेस्ट है वो डॉक्टर कलाम ने इन्हीं के समय किया और इसीलिए फिर वो मिसाइल मैन कहे गए, राइट। तो डीआरडीओ में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत करने वाले या उसको इनिशिएट करने वाले यही रहते हैं। बाद में कहा जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 में, तो दोबारा भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। और इसका जिक्र भी डॉक्टर कलाम अपनी पुस्तक में करते हैं कि वो सही मायने में, मतलब राव के लिए लिखते हैं कि राव सही मायने में एक देशभक्त थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगले चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में वो डॉक्टर कलाम को अपने पास बुलाते हैं और डॉक्टर कलाम से ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगले चुनाव में मैं नहीं जीतूंगा और जितना देख के लगता है वो अटल बिहारी वाजपेयी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो तुम अटल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बता देना, ब्रीफ कर देना, और मुझे लगता है कि अटल जी इस पे जरूर काम करेंगे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि परमाणु परीक्षण में मैंने सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट किया, मतलब सिर्फ बटन दबाया है, बाकी जो जो शुरुआत है, ये जो इनिशिएटिव लेना है, ये सारा काम जो है नरसिम्हा राव ने ही पहले ही कर रखा था, ठीक है। और ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी बताया कि इसकी चर्चा जो नरसिम्हा राव हैं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी कर रखी थी। तो परमाणु परीक्षण में भारत का जो दबदबा कह लीजिए, जो इंदिरा गांधी के बाद एक जो पहला टेस्ट हुआ, उसके बाद जो दूसरा दबदबा भारत में पोखरण परीक्षण हुआ, तो पोखरण परीक्षण को इनिशिएट कराने में इनका एक महत्वपूर्ण और कह लीजिए सराहनीय योगदान है, ठीक है। तो ये जो है एक तो ये रहा इनका मतलब पहला मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। इसके बाद इन्होंने सेना पे बहुत ध्यान दिया। इन्होंने सोचा कि भाई सबसे जरूरी है सैन्य खर्च, ठीक है। तो इन्होंने जो सेना है, सेना पे जो बजट है उसको बढ़ा दिया, सैन्य खर्च बढ़ा दिया। इसके अलावा इन्होंने भारतीय सेना को क्या किया, भारतीय सेना को आतंकवाद और विद्रोह के बढ़ते खतरे के साथ साथ पाकिस्तान में जो परमाणु कैपेसिटी बिल्ड हो रही थी उसके लिए इन्होंने सेना को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया कि सेना हमारी इतनी इक्विप्ड हो जाए, इतनी ट्रेंड हो जाए कि जो उभरते हुए खतरे हैं ना उससे भी वो तैयार रहे। इसके साथ साथ देखिए उस समय आपने देखा था कि 70 के डिकेड से ही भारत में खालिस्तानी मूवमेंट चला था, यानी इंटरनल मैटर्स में भी प्रॉब्लम थी और एक्सटर्नल मैटर में पाकिस्तान क्योंकि बॉम्ब वगैरह बना रहा था तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने ये मान के चल रहे थे कि देखो समस्याएं कभी बता के नहीं आएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि सेना पे आप इतना व्यय कर दीजिए कि सेना आपकी एकदम मतलब इंडिपेंडेंट रहे और कहीं ना कहीं सशक्त रहे। और आज देखिए हमारी जो नेवी कह लीजिए, हमारे की जो इंडियन आर्मी है वो देश पूरे विश्व की फाइनेस्ट आर्मी में से मानी जाती है, पूरे विश्व की फाइनेस्ट आर्मी में से हम माने जाते हैं। और अभी भी भारत में जो सैन्य क्षमता
क्षमता है वो बहुत बहुत कह दीजिए तगड़ी सैन्य व्यवस्था है इंडिया के पास, जहाँ पे चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, सब के सब इक्विप्ड है। पर इसकी जो शुरुआत है वो आप देख रहे हैं नरसिम्हा राव के समय से ही है। ठीक है, इसके अलावा जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, खालिस्तान यानी अलगाववादी मूवमेंट चल रहा था, जिसको खत्म करने के लिए हमने देखा था कि पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, वो असफल रहा। बाद में राजीव गांधी ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म लेके आते हैं। अब थंडरस्टॉर्म के बारे में हरमंदर साहब में जो भी कार्यवाही की गई, लेकिन जो खालिस्तान मूवमेंट है या खालिस्तानी आतंकवाद है वो खत्म हुआ नरसिम्हा राव के समय। तो उन्होंने खालिस्तान आतंकवाद को भी बिल्कुल खत्म कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। अगर और देखें तो इन्होंने ये समझा कि अब हमें जो अपने राजनयिक संबंध हैं उसको बढ़ाने चाहिए। और राजनयिक संबंध बढ़ाने चाहिए तो किन देशों से बढ़ाने चाहिए? जिन देशों से अभी हमारी मतलब कहीं ना कहीं दूरी है। तो इन्होंने शुरुआत की संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संबंध बनाने शुरू किए। इसके बाद कहा जाता है कि फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद चल रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत ने पहले जो है प्रत्यक्ष रूप से कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं किया। और ये नरसिम्हा राव का समय है जब उन्होंने इजराइल के साथ भारत के संबंधों को उजागर किया, और बल्कि वहाँ पे इजराइल से बोला कि वो भारत में दूतावास खोल सकते हैं। तो इन्हीं के समय में इजराइल का जो कहीं ना कहीं दूतावास है वो नई दिल्ली में जाके खुला। दूतावास मतलब समझ रहे होंगे, जहाँ पे राजदूत आके रहते हैं। ठीक, तो ये काम किया। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर संबंधों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसके अलावा इजराइल से संबंध बनाने का मतलब क्या है कि आप इजराइल से, बाद में हमने देखा कि हम कितने सारे हथियार लिए। इजराइल से हमने कहीं ना कहीं रडार सिस्टम सीखा। इजराइल से हमने जो आपने सुना होगा अवाक्स नाम का जो रडार है, वो सारी जो टेक्निक है वो हमने कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल से लिया। तो इजराइल के जो रिश्ते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके नरसिम्हा राव के समय से ही। और अभी भी आपने देखा होगा ना I2U2 इस तरह के जो भी संगठन है, तो अगर इसमें इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बिकॉज ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में क्वाड का नाम सुने होंगे, जहाँ पे 4 देशों का एक समूह था जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका था। तो अमेरिका से जो संबंध बनने शुरू हुए, ठीक ठाक संबंधों की शुरुआत हुई नरसिम्हा राव के समय से हुई। इसके साथ साथ चीन से इन्होंने अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की कोशिश की। लेकिन एक ऐसा मुद्दा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो संबंध कहीं ना कहीं कह लीजिए बनने वाले थे वो ऐसा तो नहीं कि बिगड़ गए, लेकिन हाँ उस कंडीशन में उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान से हम कितना भी कर लें, इनसे कोई बहुत अच्छा जो मतलब संबंध है वो बनने वाला नहीं है। क्या हुआ था कि जब हम इस तरह के क्राइसिस में घिर गए, भारत एकदम क्राइसिस की सिचुएशन में आ गया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बढ़ने लगी, तो पाकिस्तान ने उस समय पाकिस्तान में जो पीएम थी, मतलब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो हेड थे उनका नाम था बेनजीर भुट्टो। तो उन लोगों ने क्या किया, उनको लगा भारत पहले से संकट में घिरा हुआ है ही, तो चलो इसको और संकट में घिरते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा में इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रस्ताव ला दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव लाए कि जम्मू कश्मीर में जो भारत की सरकार है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक, अब ये प्रस्ताव जो है जैसे आ जाता है मानवाधिकार उल्लंघन का, जिनेवा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जिसको आप UNHCR कहते हैं, यहाँ पे ये प्रस्ताव ला दिया। ठीक है, बेनजीर भुट्टो जो है लेके आती हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यानी हम अपने ही देश में अपने ही लोगों का मानवाधिकार हनन कर रहे हैं, इस तरह के इल्जाम भारत पे लगने लगे। कहा जाता है कि उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा नहीं, UNHCR में ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी था कि एक तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, और सेकेंड चीज़ कि भारत हमेशा से मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश रहा है। अब भले से जो राव हैं, मतलब नरसिम्हा राव हैं, वो कांग्रेस के हेड थे या कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री थे, फिर भी इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चयनित किया, अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया और उनको भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में भेजा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और जो ये प्रस्ताव था इसका इतना विरोध होने लगा, मतलब पहले ही पता चल गया कि प्रस्ताव पारित होने वाला नहीं है, और इसके पारित होने के पूर्व ही पाकिस्तान ने अपना ये प्रस्ताव वापस ले लिया। ठीक, तो इसी वजह से अगर देखें तो जो पाकिस्तान के से रिश्ते की बात करें तो पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो इसी वजह से उतने ज़्यादा सशक्त देखने को नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ कि पता चल गया था भाई ये नहीं सुधरने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो एक ये मुद्दा रहा। ठीक, ये वाला।
इसके अलावा देखिए हम अगर अपने देश की लोकेशन की बात करें तो हम कुछ ऐसे हैं कि हम यहाँ बीच में खड़े हैं। हमारे एक तरफ है आसियान के देश और एक तरफ है खाड़ी के देश, यानी भारत की जो लोकेशन है वो इतनी प्राइम है, भारत की लोकेशन है वो इतनी अच्छी है, भौगोलिक जो लोकेशन है कि हमारे एक तरफ खाड़ी के देश है, यानी एक तरफ संसाधन है, एक तरफ आसियान के देश है। आसियान अगर आपको पता हो तो ये 10 देशों का समूह है। तो ये आसियान के देश है जो तकनीकी दक्ष हैं। ऐसे में यदि भारत एक हाथ फैलाए तो संसाधन ले आए और एक हाथ फैलाए तो तकनीकी लाए और दोनों को अपने देश में मिक्स कर दे, क्योंकि युवा शक्ति हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में भारत को विकास में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए देखिए खाड़ी देशों से तो हमारे संबंध बन ही रहे थे, लेकिन जो आसियान देश हैं उनसे संबंधों की शुरुआत करते हैं राव नरसिम्हा राव, और अपनी पॉलिसी का नाम देते हैं लुक ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ देखो। और पूर्व की तरफ देखने वाली जो नीति थी उससे इन्होंने आसियान और भारत संबंधों की शुरुआत की। अब आईआर में आपने पढ़ा होगा कि आसियान के जो 10 देश हैं उनमें जैसे अभी आपने सुना होगा ना, एपेक नाम का जो संगठन है वो बना। इसके साथ साथ आसियान देशों की बात करें तो कहीं ना कहीं हम हमारे यहाँ के जो मतलब राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो वहाँ पे, और वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। तो इन संबंधों की शुरुआत कब हो रही है, वो नरसिम्हा राव के समय में ही, और बाद में इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल के नाम रख दिया गया है एक्ट ईस्ट। कि मतलब पहले कहा जाता था पूर्व की तरफ देखो, अब कहा जाता है पूर्व में जाके एक्ट करो, काम करना भी शुरू करो। खैर अभी नरसिम्हा राव पे रहते हैं, धीरे धीरे हम विकास की यात्रा में भारत के आगे बढ़ ही रहे हैं। तो लुक ईस्ट में ये हुआ कि अब हम पूर्व की तरफ भी देखेंगे, और पूर्व की तरफ देखने का एक और मुद्दा अगर आप समझें तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ पे जो ये 7 सिस्टर्स है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो है, अगर हमारे पूर्व के देशों से संबंध अच्छे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं, वैसे भी देखो जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है ना, वो बहुत छोटी सकरी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उतने से ही भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमेशा विवाद के सुर, विरोध के सुर वहाँ पे उठते रहते हैं। यदि कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने संबंधों को और अच्छा कर सकते हैं। इसी आसियान की कड़ी में ही आप देखिए कितने सारे 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 जो सुधार हैं वो इंडिया में हुए हैं। जैसे एक ट्राईलेटरल हाईवे की शुरुआत हुई, इसके अलावा जो है हमारा सिंगापुर से जो रिलेशन है उसकी बात करें, या कोरियाई देशों से जो रिलेशन है उसकी बात करें, तो इसकी शुरुआत आपकी नरसिम्हा राव के समय में हो रही है। कहा जाता है कि जब ये आसियान देशों से संबंधों की शुरुआत करते लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आ रहे थे, तो कहा जाता है इनकी लुक ईस्ट पॉलिसी के 3 गोल थे, 3 जो है चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्होंने इन देशों से संबंध बनाया था। पहला क्या था, राजनीतिक संपर्कों को नवीनीकृत करो। राजनीतिक संपर्क का मतलब होता है, जैसे जब आप आईआर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा डिप्लोमेसी में होता है टीयर 1, टीयर 2 डिप्लोमेसी, है ना, मतलब जब नेता नेता का संबंध बने, फिर जब पब्लिक पब्लिक का संबंध बने, तो ये क्या है, राजनीतिक संपर्कों को पहले तो राजनीतिक संपर्क बढ़ाओ, फिर वहां से निवेश को आकर्षित करो। निवेश आएगा क्योंकि वो लोग विकसित थे, हमारी कंपैरिजन में तो विकसित है। निवेश, विज्ञान, पर्यटन, इन सबको बढ़ावा देना। यदि आप आसियान देशों को देख रहे हो तो जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, ज़्यादातर देशों में जो बौद्ध धर्म है वही वहाँ का राजकीय धर्म है, और बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हो रही है, भारत से। ऐसे में यदि इन देशों से संबंध बनाए जाए और इन देशों के से पर्यटन आए भारत में, तो कहीं ना कहीं भारत में एक तो पर्यटन से रोजगार सृजन होगा और भारत में फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। तो दूसरा, पहला मुद्दा था राजनीतिक संबंध बनाना, दूसरा था पर्यटन, निवेश, विज्ञान, इसको बढ़ावा देना, और जो तीसरा संबंध था वो था इनके साथ रणनीतिक संबंध बनाना। रणनीतिक और रक्षा संबंध। रणनीतिक का मतलब होता है जहाँ पे जैसे आपने सुना होगा ना, किसी देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना, या जैसे रणनीतिक संबंध मतलब मिलिट्री टाइप का या सामरिक संबंध बनाना, ठीक है। एक होता है बातचीत वाला संबंध और एक है सामरिक संबंध, रणनीतिक संबंध बनाना। तो इन 3 गोल की वजह से भारत ने उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की है। फिर देखिए एक और जो मुद्दा हुआ था वो था बाबरी मस्जिद का दंगा। बाबरी मस्जिद दंगा क्या था, और इसमें इनके रोल की बात करें तो कहा जाता है थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है बाबरी मस्जिद दंगे में। कहा जाता है अयोध्या मंदिर का जो मुद्दा था, आप याद कर रहे हो, अगर आप लेक्चर 1 से फॉलो करते आ रहे होंगे, नहीं किया है तो आप एक बार बैक जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके जरूर फॉलो कर लें। कहा जाता है कि जो ये पूरा मुद्दा था ना, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, ये तो खैर अंग्रेजों के समय से चल रहा था। अंग्रेजों के समय के बाद फिर हमने देखा था कि कैसे राजीव गांधी के समय जो है अयोध्या मंदिर का ताला वाला खोला गया। फिर जब वीपी मंडल जो है, सॉरी वीपी मंडल बोल रही हूँ, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो मंडल और कमंडल की राजनीति में फिर से जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहस का मुद्दा बना हुआ था। कहा जाता है जो रामलला मंदिर है वहीं पे मस्जिद जो है बनी हुई थी।
तो कहा जाता है कि जब वहाँ पे कुछ जो है लोग पूजा कर रहे थे, तो जो हिंदू राइट विंग्स के लोग हैं उन्होंने मस्जिद को डिमोलिश करना शुरू कर दिया, मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया, बाबरी मस्जिद तोड़ने लग गए। तो ऐसा माना जाता है कि इस चीज़ की आशंका पहले से थी कि बाबरी मस्जिद पे हमला होने वाला है या बाबरी मस्जिद के साथ इस तरह से काम हो सकता है। तो हुआ क्या, उस समय जो यूपी है, यूपी में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह से जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं और ये कहते हैं कि हम अर्धसैनिक बल भेज रहे हैं और वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत जल्द कोई अप्रिय घटना घट सकती है। कल्याण सिंह ने इस चीज़ को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि जो केंद्र सरकार है वो उनके आंतरिक मामलों में, उनके आंतरिक मुद्दों पर दखलंदाजी कर रही है। बहरहाल होता क्या है कि इस वजह से जो आपके नरसिम्हा राव हैं उन्होंने अर्धसैनिक जो बल है उनको वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद उसको उनको बॉर्डर एरियाज में ही तैनात कर दिया, मतलब अयोध्या में नहीं लगाया, बॉर्डर एरिया में वो जो सैनिक है उनको डिप्लॉय कर लिया। तो होता क्या है कि जब बाबरी मस्जिद पे ये जो हिंदू राइट विंग है अटैक करना शुरू कर देते हैं तो अटैक होने लगता है। अब ऐसे में जो कल्याण सिंह है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, ये कोई हस्तक्षेप का मुद्दा नहीं है और तुम्हें यहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर लेनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि इसीलिए जो कल्याण सिंह हैं उनका इसीलिए राजनीतिक किरकिरी भी हुई कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये काम किया गया, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। बहरहाल अर्धसैनिक बलों की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉर्डर एरिया में अर्धसैनिक बल तैनात थे, लेकिन अर्धसैनिक बल अपने से थोड़ी ना कोई काम करेंगे, उनको ऑर्डर चाहिए था। पर कहा जाता है जब ये डिमोलिशन का काम चल रहा था तो नरसिम्हा राव ने उनको कोई आदेश नहीं दिया कि अर्धसैनिक बलों को करना क्या है। अब क्यों नहीं दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय वो पूजा कर रहे थे, राइट। अब पूजा कर रहे थे या क्या कर रहे थे किसी को भी नहीं पता, ठीक। तो इस वजह से जो बाबरी मस्जिद है वो पूरी ढहा दी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सदन में, संसद में खड़े होके इस बारे में स्पीच दे रहे होते, भाषण दे रहे थे। तो वहां पे इन्होंने बोला कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने पहले अर्धसैनिक बल भेज के रखे थे, बहरहाल जो हुआ हुआ, अब हम क्या करेंगे, वहां पे फिर से मस्जिद का निर्माण करा देंगे। अब सोचिए, फिर ये वही मुद्दा था कि फिर से मस्जिद बनाएंगे। अब सरकार बोल रही है मस्जिद बनाएंगे, इधर जो है बीजेपी बोल रही है मंदिर बनाएंगे, ठीक। तो मंदिर बना मस्जिद का जो कम्युनल थ्रेड है या जो कम्युनल एक कह लीजिए विश है, वो और ज़्यादा घुल गया। अभी कुछ वर्षों पहले ही फिर हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनकी तरफ से फैसला आया कि जहाँ मंदिर है, मंदिर बना रहेगा और जो मस्जिद के लिए एक सेपरेट ज़मीन एलोकेट करके मस्जिद भी बनाई जाएगी। यानी तब से वो मुद्दा एक बहस का मुद्दा बन गया था और केस चलने लग गया था। तो ये जो है आपकी बाबरी मस्जिद का केस था जो आपके पीवी नरसिम्हा राव के समय ही चल रहा था। अब जरा कुछ और इश्यूज देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। यदि अन्य मुद्दों की बात करें तो इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में महाराष्ट्र में एक भारी भूकंप आया था। महाराष्ट्र की एक जगह का नाम आप सुने होंगे, लातूर। लातूर क्या है, एक रेन शेडो जोन है। रेन शेडो जोन अगर आपने पढ़ा हो, वृष्टि छाया प्रदेश, यानी पश्चिमी घाट की इधर आता है तो यानी वर्षा वगैरह नहीं होती, वैसे भी सूखा रहता है। तो यहाँ पे एक शक्तिशाली भूकंप आया। अब इस शक्तिशाली भूकंप में लगभग 10,000 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए, ठीक। अब जब कभी भी कोई आपदा आती है, उसमें भी प्राकृतिक आपदा होती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि क्षति बहुत ज़्यादा हुई। अब उस क्षति का नियंत्रण कैसे करें, कहा जाता है इन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया और जो उस समय की आधुनिक तकनीकी थी ना, आधुनिक तकनीकी का यूज़ किया और जो लोग थे ना केवल उन तक संसाधन पहुंचाए बल्कि उनका रेस्क्यू भी बहुत एक एक कह लीजिए कि बहुत फाइनेस्ट वे से, अच्छे तरीके से कर लिया गया। अब इसी में एक समस्या आती है कि इनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, आरोप लग जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। और ये भ्रष्टाचार का आरोप लगता है हर्षद मेहता केस में। हर्षद मेहता केस अगर आपने पढ़ा हो, फाइनेंस मार्केट, ठीक है, फाइनेंस मार्केट जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में तो वहाँ पे हर्षद मेहता का केस सामने आता है। और जब अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि लगातार बैंकों का एनपीए बढ़ रहा था, तो अभी उस समय जब बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात आ रही थी तो भी ये नाम लगातार न्यूज़ में बना हुआ था, हर्षद मेहता। तो क्या था हर्षद मेहता का केस, जरा बहुत शॉर्ट में समझते हैं हर्षद मेहता का केस क्या था। कहा जाता है हर्षद मेहता एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। इसके बाद ये बैंक में अपना काम वाम करना शुरू करते हैं और बैंकिंग जो तरीके हैं या बैंक की कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इसको सीखते हैं, समझते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये ऐसा देखते हैं कि देखो बैंक कैसे काम करती है। सपोज करो
कि दो बैंक आपस में काम करिए, जैसे सपोज करो एक बैंक है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा और एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा को मान लीजिए कि कुछ पैसा चाहिए, लोन चाहिए या कुछ सीमित समय के लिए धन चाहिए। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करे, एसबीआई से वो पैसा मांग ले। तो एसबीआई, अब मान लीजिए लेट से कि एग्जांपल के लिए 100 रुपए लेकर चले कि बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 रुपए चाहिए, तो एसबीआई से वो 100 रुपए मांगे, तो एसबीआई क्या करेगी, 100 रुपए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को दे देगी। बदले में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज देती है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि देखो जिसमें ये लिखा रहेगा कि कितने समय में हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम होता है जिसपे बैंक काम करती है। कहा जाता है हर्षद मेहता ने इसमें बीच में मीडियोकर का काम करना शुरू कर दिया। ये क्या करता था कि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें ड्यूरेशन लिखी होती थी ना, इतने समय बाद हम पैसा देंगे, ये क्या करता था उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को शेयर मार्केट में निवेश करने लगा। अब शेयर मार्केट में तो बहुत तेजी से पैसा आने लगता है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में जब निवेश किया तो उससे बहुत तेज से रिटर्न आने लगे। जब रिटर्न आए तो इसका मतलब हर्षद मेहता के पास खुद तो पैसा था नहीं, वो तो बैंक का पैसा था जो कहीं ना कहीं वो निवेश कर रहा था, जिससे जो है जो शेयर मार्केट है वो फ्लक्चुएट करने लगा, शेयर की जो कीमत है बढ़ने लगी। तो उस समय एक पत्रकार थी जिन्होंने इस पूरे मामले की जब जांच की तो ये पाया कि भाई एक सामान्य परिवार का जो इंसान है वो अचानक रातों रात इतना अरबपति खरबपति कैसे हो गया। ठीक, तो जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि एक्चुअली तो इसमें जो बैंक की जो मशीनरी है इसका इसने यूज किया, बैंक की मशीनरी का यूज किया, यानी इसके पास खुद के पैसे नहीं थे, ये पूरा बैंक का पैसा था जो ये बीच से निकाल रहा था। मतलब ऐसा होता था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज शेयर मार्केट में निवेश किया, जब शेयर मार्केट से पैसा आ गया तो पंजाब बोल रही हूँ, आपके एसबीआई का पैसा उसने वापस किया और बीच का पूरा पैसा रख लिया, शेयर मार्केट तो आपको रिटर्न दे रही है। ठीक, तो जब इस चीज का खुलासा हुआ तो कहा जाता है हर्षद मेहता के जो वकील थे उनका नाम था राम जेठमलानी, बहुत फेमस वकील हैं, आप नाम सुने होंगे, राम जेठमलानी इनके वकील रहते हैं। और कहा जाता है हर्षद मेहता ने उस समय ये आरोप लगाया कि इस काम में मैंने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं, उनको भी घूस दिया है। राइट, तो इन पे ये आरोप लगे घूस लेने के। तो पहला तो ये था इनके समय का एक मुद्दा जहाँ पे इन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद देखिए एक और मुद्दा हुआ कि जुलाई 1993 का समय था, तो लोगों को लगा कि जो है सरकार अस्थिर है, क्योंकि जो पीवी नरसिम्हा राव वो तो गठबंधन की सरकार लेके आगे बढ़ रहे थे। वैसे में कहा जाता है कि विपक्ष ने विश्वास मत ला दिया, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने पे अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी में तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा अविश्वास प्रस्ताव पूरे सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। खैर, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसमें ये आरोप लगा पीवी नरसिम्हा राव पे कि इन्होंने क्या किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल से अलग हुए गुट के सदस्यों को विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान अपने पक्ष में, यानी नरसिम्हा राव ने अपने पक्ष में वोट देने के लिए इनको लाखों रुपए घूस दे दिया कि भाई तुम हमारी सरकार बचा लो। ठीक, रिश्वत देने का इनके ऊपर आरोप लगा। अब जब ये आरोप लग गया तो बाद में जब 1996 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, मतलब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1996 में समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो ये जो आरोप लगा था इसकी जांच होना शुरू हुई। ठीक, अब जांच हो रही थी कि भाई क्या इन्होंने सही में इन लोगों को ब्राइब किया है, पैसे दिए हैं और पैसे दे के क्या अपने पक्ष में मतदान देने के लिए बाध्य किया है। तो इन्हीं में से एक पर्सन था जिसका नाम था शैलेंद्र महतो सरकारी गवाह बन जाता है और सरकारी गवाह बन के उसने ये बात बोली कि हाँ जो नरसिम्हा राव हैं एक्चुअली उन्होंने पैसे दिए थे। आरोप साबित होते ही कोर्ट ने इनको 3 वर्ष, इनको और इनके साथ बूटा सिंह थे, बूटा सिंह जो है वो भी जो है संसद के सदस्य हुआ करते तो उस समय, इनको दोषी पाया और दोषी पाए जाने के बाद 3 वर्ष की सजा सुना दी। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल की सजा मिल गई। अब 3 साल की सजा मिल गई तो सोचिए आपके प्रधानमंत्री रह चुके थे और 3 वर्ष कारावास। ठीक, तो क्या होता है कि ये इसकी अपील करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको ये कह के बरी कर दिया कि देखो ऐसा है कि जो भी मतलब जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो महतो है शैलेंद्र महतो की बात से सिद्ध नहीं होते हैं।
अतः इनको दोषी नहीं माना जाता। तो देखिए इनके समय में इनके ऊपर 2 आरोप लगे। पहला तो एक हर्षद मेहता, जो मैंने आपको बताया कि हर्षद मेहता केस में ऐसा माना गया कि हाँ इन्होंने ब्राइब लिया गया, हालांकि वो हर्षद मेहता का जो आरोप था वो कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है नरसिम्हा राव के ऊपर। और दूसरी चीज जो थी वो ये कि ये माना गया कि भाई इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए जो अपोनेंट्स हैं, अपोजिशन पार्टी है, इसको ब्राइब किया है। यदि आप पॉलिटी की क्लास याद कर रहे हो तो इस पूरी चीज़ों को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। एक सेकेंड, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है कि जब दूसरे दल के सदस्यों को अपने में मिलाया जाए, इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की करने का आरोप लगा। और हॉर्स ट्रेडिंग आरोप से फिर इनको सजा भी सुनाई गई। तो बहरहाल सजा प्रूफ नहीं हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका कार्यकाल है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो सबसे जो प्रोमिनेंट काम है वो तो था इनका आर्थिक रिफॉर्म। और ये जो आर्थिक रिफॉर्म है, कहीं ना कहीं उन्हीं आर्थिक रिफॉर्म्स की वजह से हम और आप आज जो इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं या कई सारे जो विदेशी आउटलेट्स देख रहे हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं के समय में हुई। और जो कंज्यूमर है उनके लिए एक बेनिफिट ये हुआ कि अब हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और इसकी वजह से जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने का कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन होता है। तो जो आर्थिक सुधार है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो रहा है भारत के विकास की यात्रा में। कहा जाता है इनको सबसे ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा तो अपने ही पार्टी में, इन्हीं की पार्टी में ही बार बार इनको यही प्रूव करना होता था कि नहीं नहीं हम बहुत लॉयल हैं। बहरहाल 1996 में जब चुनाव होता है तो पहले ही बता दिया गया था कि नरसिम्हा राव से, कि मतलब उन्होंने मतलब ये रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि नरसिम्हा राव से पहले ही बोल दिया गया था कि आप कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दें। तो ऐसा ही कुछ होता है, कांग्रेस अध्यक्ष पद वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1996 में फिर सरकार जो है चेंज हो जाती है। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी होंगे या कोई और होगा? क्या था? और कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की तो वो सरकार थी जो 16 दिन में ही गिर गई थी। फिर उन्होंने देश की एक नई इबारत कैसे लिखी वो हम देखेंगे आपकी अगली क्लास में। इसके पहले जरा कुछ और चीज़ें भी देखें कि कहा जाता है 9 दिसंबर 2004 इनको जो है दिल का दौरा पड़ा और एम्स में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने 2014 में भी हाल ही में इनके जन्मदिन को तेलंगाना राज्य समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के लगभग 10 साल बाद दिल्ली में जो एकता स्थल है वहाँ पे इनके लिए एक स्मारक बनाया गया। अब क्या हुआ है कि जो हाल ही में जो स्मारक है ना, इसको राष्ट्रीय स्मृति के साथ साथ एकीकृत कर दिया गया। राष्ट्रीय जो स्मृति है तो इसमें क्या है, जो है जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या अन्य लोगों के लिए स्मारक बनाने का एक सामान्य स्थान है, तो वहाँ पे इनको एकीकृत कर दिया गया है जो एकता स्थल है इसको। तो आज की क्लास में हमने देखा पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, जिसमें हमने समझा कि अब तक जो है भारत का आसियान से संबंध बनना शुरू हो गया। भारत ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर ली, परमाणु के क्षेत्र में काम कर लिया, राइट। और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान है उसने को भी अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ गया, ठीक है। तो बहुत सारे दौर देखता चला जा रहा है भारत। अब हम लगभग 1996 में आ चुके हैं, 2023 से के बहुत करीब आ चुके हैं। बहुत जल्दी हम अपने वर्तमान तक पहुंच जाएंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। अगली बार आपसे मिलना होगा किसी और प्रधानमंत्री के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।